जो हमारा चैप्टर नंबर 1 रिवीजन हो रहा है, वन शॉट रिवीजन कराऊंगा मैं इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और उसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पूरा कि जैसे बाद में आपको रिवीजन करना हो तो डाल सकते हो आप इसको। देखो बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, आपको ही पता है कि हमारा कंज्यूमर के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, काफ़ी ज़्यादा धोखेधड़ी होती थी, कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाया जाता था। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रूल को लागू किया गया था। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और उसका मतलब होता क्या है। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट को बचाना। क्योंकि हमने देखा है कि कस्टमर किंग पिन होते हैं मार्केट में। प्रोड्यूसर इस बात को ध्यान रखता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारे गुड्स बनाता है, और वो ऑब्जर्व करता है कि कोई भी बिजनेसमैन कंज्यूमर को नेग्लेक्ट ना करे, और कोई भी गलत तरीके से, अनफेयर तरीके से क्वालिटी अडल्ट्रेशन के प्रोडक्ट, क्वालिटी अनक्वालिटी प्रोडक्ट ना बनाए, चीटिंग ना करे कस्टमर के साथ, अडल्ट्रेशन ना करे। सो देयर इज अ नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जरूरत हुआ। हैंस प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। इसका मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना किसके इंटरेस्ट को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। अगर पेपर में पूछा जाएगा डिफाइन एंड मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको आप लिख देना, ये वाला पैराग्राफ को पूरा लिख देना, ठीक है बेटा। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एनालाइजिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट कंज्यूमर इज द किंगपिन इन द मार्केट. The producer should produce good keeping in mind requirement of consumer and satisfy the consumer, but it is observed that his obligation is neglected by some businessman. कुछ businessman इसको neglect करते हैं and they are involved in the unfair practices such as supply of standardized quality, adulteration, etc. So there is a need for consumer protection. Hence consumer protection means protecting the interest of consumer. इसका मतलब ये होता है बेटा। आगे चलते हैं हम। कंज्यूमर ऑफ इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सैंपल पेपर को करने से पहले ना एक बार चैप्टर को ढंग से रीड करना। जो जो फोकस बच्चा चैप्टर्स को रीड करने पे करेगा ना, वो सैंपल पेपर ना भी करेगा तो भी चलेगा। उसको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए चैप्टर्स की। इंपॉर्टेंस में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के लिए बढ़िया क्यों है। सबसे पहले कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें राइट्स एंड रेमेडीज जो अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर को, हमें अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं होता उनके राइट्स एंड रेमेडीज है क्या। तो सबसे पहले कंज्यूमर को इग्नोरेंस जो है उनको बताना है कि तो आप इग्नोर मत करो, आप अपने राइट्स एंड रेमेडीज के बारे में जानो। अगला, अनऑर्गेनाइज कस्टमर। देखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर कस्टमर सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, उनको पता ही नहीं होता उनके इंटरेस्ट क्या है, उनको कैसे वो बच सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेज करता है, एस्टैब्लिश करता है, कस्टमर को ये बताता है कि उनकी पावर्स, उनकी राइट्स, ऑर्गेनाइजेशन वो किसके बिहाफ पे और किसके किसकी मदद से वो कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन पे केस कर सकता है अगर उनके साथ धोखाधड़ी होती है। अगला, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर एक किंग पिन है मार्केट का, पर उसके साथ फिर भी धोखाधड़ी हुई है, आज के टाइम पे भी होता है। तो कंज्यूमर एज बिजनेसमैन यूज वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। बिजनेसमैन क्या करता है, अलग अलग तरीके अपनाता है, धोखाधड़ी करता है एक्सप्लॉइट करने के लिए कंज्यूमर को। तो इसी उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमें एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाना पड़ा, जिससे हम कस्टमर को सेव कर सके। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो, इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना कि एलपीजी के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया है। तो इस कंपटीशन में वही सक्सेसफुल हो सकता है जो बिजनेस विन कर सके, कैप्चर कर सके मार्केट को, कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बनाना है तो उसको सबसे पहले कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अपनी गुडविल मेंटेन करनी पड़ेगी, देन वही वही इंसान, वही ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। अगला, बिजनेस यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेज। जो जो बिजनेसमैन सोसाइटी की रिसोर्स यूज करते हैं, अर्न करते हैं, उनको सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा। लाइक वो कुछ कहीं पर डोनेशन डाल दे, कुछ कर दे सोसाइटीज के लिए, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सोसाइटी से बेनिफिट उठा रहे तो उनको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेसमैन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड वेरियस ग्रुप। कस्टमर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, कस्टमर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स, कि वो क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करे एक रीजनेबल प्राइस पे, अननेसेसरी प्राइस चार्ज ना करे, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन गाइड करता है बिजनेस को कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फॉलो करो। अगला, मोरल और एथिकल जस्टिफिकेशन। देखो, मोरल क्या बोलते हैं, मोरल वैल्यूज होती है, मतलब कि आप कोई जैसे ड्रग्स नहीं बेचना, आप कुछ कुछ अवैध काम नहीं करना, जिससे वो बिजनेसमैन एथिकल वैल्यूज कोड ऑफ कंडक्ट को गलत करे। अब खुलेआम ड्रग्स बिकने लग गए तो गलत होता है ना।
तो सिंपल सी बात है, मोरल और एथिकल जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए हर बिजनेसमैन का, जो इसमें बताया गया है। इन टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट एक बात बताई गई है, एथिकल वैल्यू इज नॉट मोर देन अ क्रिमिनल एक्टिविटी एंड नो सिविल सोसाइटी, गेट क्लोज कर दियो, एंड नो सिविल सोसाइटी कैन टॉलरेट एंड अलाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनएथिकल बिजनेस। कोई भी सोसाइटी अनएथिकल बिजनेस को प्रमोट नहीं करती है। अगला है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट उन्हीं बिजनेसमैन पे, उन्हीं बिजनेस को इंटरफेयर करती है जो बिजनेस गलत लगते हैं, जो बिजनेस मतलब कि अनएथिकल होते हैं, जहां पर कस्टमर को धोखा दिया जाता है, वहीं पर ही वो इंटरफेयर करती है, वरना तो उनको कोई मतलब ही नहीं है, भाई काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। देखो हर बिजनेस चलता है कंज्यूमर से, कंज्यूमर होगा नहीं तो बिजनेस ठप पड़ जाएगा। तो बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट मोर एंड मोर कस्टमर एंड रिटेन देम, एंड बिजनेसमैन कैन क्रिएट मोर कस्टमर ओनली बाय सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर कस्टमर एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। बस इतनी सी बात को ध्यान रखना, क्योंकि कस्टमर ही एक फाउंडेशन होता है बिजनेस का, इस बात को बिल्कुल माइंड में रख के चलना। तो ये था इंपॉर्टेंस। आगे हम चलते हैं इसके कुछ पार्ट की तरफ। देखो लीगल प्रोटेक्शन कब आया था, जब कंज्यूमर 1986 में हमने लॉ बनाया गया। इस लॉ में सिर्फ ये बताया गया था कि हमें इस एक्ट को प्रोवाइड किया गया, वेरियस राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई गई, जिससे डिफेक्टेड गुड, डेफिशिएंट सर्विसेज, चीटिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड काफी सारे एक्सप्लॉयटेशन। एक रिड्रेसल एजेंसीज बनाएगी 3 टाइप की, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के थ्रू बनाया गया। इन तीनों को भी पढ़ेंगे अभी। सबसे पहला है कंज्यूमर राइट, 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहला राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी ये बताता है कि हमें पूरा हक है अपनी सेफ्टी करने का। तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, तुमने देखा होगा कोई भी हजार्डियस प्रोडक्ट होते हैं, उनके आगे डेंजरस का साइन लगा होना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन डेंजरस का साइन लगाए बिना अगर उसको बेचता है तो फिर वो गलत है, उस पर हम केस कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। क्योंकि आपने कोई भी बॉटल उठा लो जिसमें हजार्डियस प्रोडक्ट होते हैं, पहले तेजाब की बोतल खुले में बिकती थी, अब वो बिकना बंद हो चुकी है, ठीक है बेटा। अब हार्पिक वार्पिक इस्तेमाल होते हैं, अगर अभी भी खुले तेजाब बिकते हैं तो अवैध है, इलीगल है। तो कंज्यूमर राइट प्रोटेक्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, बच्चों से दूर रखो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, ये किसी की कंज्यूमर की जान पे भी बात आ सकती है। आपने देखा होगा, जो अगर मान लो एक प्रेशर कुकर की बात की जाए, एग्जांपल लेते हैं, एक प्रेशर कुकर में डिफेक्ट होगा, एक सिलेंडर में डिफेक्ट होगा, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डिफेक्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उससे जान भी जा सकती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके सेफ्टी मेजर्स के साथ बताया जाना चाहिए। समझ आ गया बेटा। अगला है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, एक प्रोडक्ट के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस, सर्विस, जिससे कस्टमर उसको पढ़े, इंफॉर्मेशन ले, उसके बाद उसको परचेज करे। अगला राइट टू मेक चॉइस। हम कस्टमर को ये नहीं बोल सकते कि प्रोड्यूसर के हिसाब से गुड्स खरीदो। भाई जो कस्टमर की पसंद होगी, जो उसकी एश्योरेंस होगी, जो उसको कन्वीनियंट लगेगा, उसके पॉकेट के बजट में होगा, उसको वही खरीदेगा। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, हर कस्टमर को चॉइस है, फ्रीडम है, कुछ भी वो चूज कर सकता है। अगला राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। देखो कंज्यूमर का जो राइट होता है ना, वो क्या होता है, हर्ड, उसकी बात को सुनी जानी चाहिए। अगर अगर उसके साथ धोखेधड़ी हुई है तो उस प्रोडक्ट को, सर्विस को, उसकी बात को सुनी जानी चाहिए। अगर दुकान वाले ने उसको एक्सचेंज कर दिया तो वेल एंड गुड, वरना गवर्नमेंट उसको एक रिप्रेजेंटेटिव देगी और उसको बोलेगी आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में केस करना है, स्टेट में करना है, नेशनल में करना है, वो उसको पर्टिकुलर गाइडेंस मिलेगी। तो गाइडेंस कहाँ मिलती है, राइट टू सीक रिड्रेसल में। सीक रिड्रेसल में होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं, जो भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, या तो उसको रिपेयर कर दिया जाता है। जब हम केस लेके जाते हैं नेशनल कोर्ट में या स्टेट लेवल में या डिस्ट्रिक्ट फोरम में, रिड्रेसल फोरम्स में लेके जाते हैं, तो वहां पर या तो इसको मान के चेंज कर दिया जाता है, उन जो कोर्ट बोलता है वही करके दिया जाता है, तो इनकी पूरी सुनवाई होती है। अगला राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर कस्टमर को एडुकेट ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा इन सब राइट्स के बारे में, इन जो ऊपर की 5 राइट्स के बारे में, तो सिंपल सी बात है वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो एनजीओ काफी हेल्प करती है इन कस्टमर को बताने के लिए कि आपकी यह हक है, अगर आपके साथ 1 रुपए की भी धोखाधड़ी होती है तो आप इन पे केस कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कस्टमर जो होता है ना, उसको अपनी जो भी राइट्स है उसको फॉलो करना चाहिए। हम लोग शर्मा शर्मी में रह जाते हैं, छोड़ना यार क्या 1 रुपए की चीज तो है, नहीं करते कंप्लेंट, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। उसको अपनी राइट्स को, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी राइट्स को करे, जिससे उनको सबक मिले। कॉशियस कंज्यूमर, जो कंज्यूमर कॉशियस होता है ना, वो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता सेलर के वर्ड्स पे, वो हमेशा फुल इंफॉर्मेशन लेता है,
क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, हर चीज के बारे में। फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। देखो आजकल कंज्यूमर भी धोखेबाज है और बिजनेसमैन भी धोखेबाज है। तो कभी कभार क्या होता है, कस्टमर जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट करता है और पैसे हड़पने की कोशिश करता है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस है, हाँ, आपके साथ जेन्युइन लॉस हुआ है, तो जेन्युइन लॉस की कंप्लेंट डालिए और जो लॉस होगा एग्जेगरेट करके मत बताइए। जितना लॉस होगा उतना आपको कंपेंसेट मिलेगा ही मिलेगा। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर को हमेशा क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। कंज्यूमर कोई लोकल प्रोडक्ट ना उठाए, हमेशा क्वालिटी मार्क्स वाले प्रोडक्ट उठाए, जैसे ISA मार्क, एग मार्क, ISO मार्क, फुल मार्क एक्सेट्रा। इन जो भी ब्रांड्स के, जो भी आइटम्स के ब्रांड मार्क होते हैं उन्हीं के हिसाब से ले, वरना क्या होता है प्रॉब्लम, फिर केस करने में प्रॉब्लम भी होती है। डू नॉट बी कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट। देखो एडवर्टीजमेंट हमेशा ना बढ़ा चढ़ा के बताता है। आपने भी देखा होगा, कोई फोन लेने जाते हैं, आपको देखा होगा जब वीवो का फोन आया था, वीवो V21, कितना आमिर खान ने ऐड करी थी, बट वो क्वालिटी नहीं मिल पाई उसके अंदर। तो हमें डू नॉट कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के हिसाब से हमें कैरी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली में प्रोडक्ट वर्थफुल है कि नहीं है। ठीक है बेटा। अगला, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। आपके पास हमेशा बिल होना चाहिए। कुछ पैसे GST बचाने के चक्कर में कुछ लोग बिल नहीं लेते हैं, फिर बाद में गुड्स खराब होता है, फिर वो उसको चेंज नहीं करा पाते। तो हमेशा कैश मेमो को इंसिस्ट करो। हमेशा कंज्यूमर सोसाइटीज क्या करती है, NGO सेफगार्ड रोल प्ले करती है। एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करो, कहीं पर इधर उधर थूको मत। कंट्रीब्यूट करो पोल्यूशन पे, जहां पोल्यूशन हो रहा है उसको रोको। ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करो। ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज को लो, होर्डिंग को रोको, और वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी अवेलेबल है मार्केट में उनसे बिहेवियर रहो। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो हमारे इंडिकेटिव मार्क है, एक ISA मार्क है, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आता है। एग मार्क है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे आता है, लाइफ स्टॉक में आता है। BISA मार्क है, ज्वेलरी गोल्ड्स पे आता है। वुल मार्क है, 100% प्योर वुल में आता है। इको मार्क है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में आता है। ये वाला क्वेश्चन केस स्टडीज में आएगा ही आएगा। जैसे मान लो एक केस स्टडीज दे दी कि तनिषा मार्केट गई, उसने एक कर्ड खरीदा, दही ली, और वो दही खराब हो गई, जिससे क्या हुआ, तनिषा की तबीयत खराब हो गई। तो वो क्या क्या कर सकती है? सिंपल सी बात है, ये 10 के 10 पॉइंट वो कर सकती है कि या तो बोलेगी दही में से, देखो दही में से तो गुड्स डिफेक्ट हट नहीं सकता, तो सिंपल सी बात है कोई गुड्स लेगी तो वो हट सकता है। रिप्लेसमेंट करो गुड्स को, या मेरे पैसे वापस करो, या तुम्हारी वजह से जो मेरा हॉस्पिटल का बिल है उसको कंपनसेट करो। आगे से ऐसे सर्विसेज बेचा मत करो। अगर आपको पता था दही खराब है तो आपने मुझे दी क्यों है। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद करो। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस प्रोडक्ट। विड्रॉल ऑफ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट। विड्रॉ करो ऐसे गुड्स को मार्केट में से, और मुझे पेमेंट दो। जितना भी मेरा लॉस हुआ है, जितने दिन मेरा लॉस हुआ है, उस सबका मुझे पेमेंट चाहिए। तो ये सारी रेमेडीज है, अवेलेबल होती है किसको, कस्टमर को अवेलेबल होती है बेटा। ठीक है, अब जो हम बात चलते हैं यहाँ पर रिड्रेसल एजेंसीज की। रिड्रेसल एजेंसीज क्या होता है, देखो सबसे पहला होता है 3 टाइप का। सबसे पहला होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम कंसिस्ट होता है एक प्रेसिडेंट और 2 अदर मेंबर होते हैं। द प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड और वर्किंग जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्रेसिडेंट कैन बी रिटायर्ड जज हो सकता है या वर्किंग जज होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। दे आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इसको। द कंप्लेंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज 20 लाख या उससे कम तक की फाइल होती है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर क्या होता है, जो गुड्स खराब होता है उसको लेबोरेटरी में लिया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अगर जो डिसीजन से एग्रीव पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो दोबारा वो केस को फाइल कर सकती है अपने ऊपर वाले कोर्ट में, जो है स्टेट कमीशन, विद इन 30 डेज। अब स्टेट कमीशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 2 अदर मेंबर होते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो वर्किंग जज होता है हाई कोर्ट का, वो भी रिटायर वाला। एंड ये अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। द कंप्लेंट ऑफ द गुड मोर देन 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में होनी चाहिए। सेम वही प्रोसीजर होता है, फाइल करते हैं, लेबोरेटरी में गुड्स जाता है। अगर एग्रीड पार्टी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकती है, नेशनल कमीशन में। फिर नेशनल कमीशन की बात आती है। नेशनल कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, 4 मेंबर होते हैं, 4 में से 1 वुमेन होनी चाहिए। ये अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेम टू सेम इसमें भी क्या होता है, एक्सीड होती है वैल्यू 1 करोड़ से ज्यादा। 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ स्टेट कमीशन में, 1 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन में। ठीक है। और ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द नेशनल कमीशन इन्फॉर्म द पार्टी अगेंस्ट whom द फाइल इज कंप्लेंट। सिंपल सी बात है, गुड्स को सेंड करते हैं, लेबोरेटरी में चेक किया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, और 30 डेज के अंदर अगर एग्री पार्टी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होती तो 30 डेज के अंदर फिर हम सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उसको भगा दिया जाता है, कहते हैं कि निकल यहाँ से, तेरा कुछ हो नहीं सकता। ऐसा कभी होता नहीं है, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कोई भी डिसीजन से बेटा। तो ये जो बातें हैं इन्होंने इसको बॉक्स में लिख रखी है, ये आप रीड कर सकते हो बेटा। बेटा सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट है अभी तक?
किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ इन इंडिया, देयर आर अबाउट 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया के अंदर 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की फील्ड में वो काम करते हैं। काफी सारे हैं, मतलब मैं नाम इतने सारे पढ़ने की जगह मैं पढ़ देता हूँ। मोस्ट पॉपुलर क्या है? कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई, सिटीजन एक्शन ग्रुप मुंबई, कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर सर्क अहमदाबाद, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली एक्सेट्रा, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। दीज आर द एसोसिएशन जो कंज्यूमर की हेल्प करते हैं। ये एडुकेट करते हैं विलेजर्स को, उनको बताते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, कि बताते हैं कि आपको धोखेधड़ी के कैसे बचा सके। कभी कभार पब्लिक पीरियोडिकल्स होते हैं इनके साथ, इनको इम्पार्ट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि उनकी रिलीफ्स के बारे में, और इनके कंपैरेटिव टेस्टिंग्स किए जाते हैं कि लैबोरेटरीज में अगर इनके साथ कोई धोखेधड़ी होती है तो उनको बताया जाता है कि हम लोग किस तरीके से काम को करते हैं, पब्लिश करते हैं टेस्ट को, बेनिफिट बताते हैं कंज्यूमर को। देखो लैबोरेटरी में टेस्ट गुड्स खराब कैसे पता चलता है, गांव वालों को एनकरेज किया जाता है मेनली। जो अर्बन के लोग तो पढ़े लिखे होते हैं तो उनको कोई बेवकूफ वैसे भी नहीं बना सकता। एनकरेज कंज्यूमर टू स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उनको बताया जाता है अगर आपके साथ छोटी सी भी धोखेधड़ी हो रही है ना तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लो। बट आज कोई करता नहीं है, सारी बुकिश लैंग्वेज है, कोई करते नहीं, कम लोग करते हैं बहुत। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर, उनको लीगल एक लॉयर भी फ्री में मिल जाता है। कंप्लेंट्स फाइल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। इनिशिएटिव कंज्यूमर कोर्ट लेते हैं विलेजर्स के द्वारा। एंड कहीं ना कहीं ये जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है ये यही बताती है कि कंज्यूमर की हेल्प करने को बताती है, और मोटिवेट करते हैं पीपल को कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो कि वो ISI मार्क के एग मार्क के गुड्स को ही खरीदे। अब बेटा एक बात को समझना, ये चैप्टर ना फिनिश हो गया बेटा। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है ना, आप लोग क्या करोगे इसमें ना, एक सबसे बड़ा इशू क्या आता है कि आप लोगों को लगेगा कि नहीं अब हमें ना क्वेश्चंस को करना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 10 तरीके के क्वेश्चन करेंगे तभी हम पेपर में कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है यार। सिर्फ बेसिक चैप्टर को रीड करना, अगर आप कोई केस स्टडीज नहीं भी करोगे ना तो भी आपको पेपर में आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है राजीव a consumer purchased medicine without noticing the date of expiry and he also did not obtain the cash memo. Do you think he will be able to protect himself by the loss caused due to expire bad medicine? Give reason for your answer. देखो अभी हमने क्या पढ़ा था रेमेडीज में कि कैश मेमो लेना चाहिए ना, इसने कैश मेमो लिया तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि इसको खुद, पहली बात तो इसने अपनी राइट को फॉलो नहीं किया। अब इसमें क्या बोला, अपने आंसर को लिखो। राजीव बिल्कुल कवर नहीं कर पाएगा एक्सपायरी क्योंकि उसके पास ही डिड नॉट गो थ्रू द पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन, ना उसने पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन को पढ़ा, ना उसने कैश मेमो लिया, तो वो कंप्लेंट कर ही नहीं सकता। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बेटा? अगला मैं एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। सिराजुद्दीन परचेज अ कार, सिराजुद्दीन परचेज अ कार फॉर 15 लाख रुपए फॉर एन ऑटोमोबाइल कंपनी एंड फाउंड दैट इट इज एयरबैग वर डिफेक्टेड। देखो मैं साफ सीधा आंसर बता देता हूं, एयरबैग डिफेक्ट है, 15 लाख का गुड है। अब देखते हैं, आफ्टर कंप्लेंट विद द कंपनी दैट वाज अर्नड, कंप्लेंट करी सुना नहीं है, ही फाइल्ड अ केस इन डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया इसने, एंड ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम। He then appealed with the before the state commission and not being dissatisfied with the order of state commission. He appealed before the national commission. Sirajuddin was not satisfied with the order of national commission. Suggest the highest authority जो वो कंप्लेंट कर सकता है नेशनल कमीशन के बाद। अभी हमने पढ़ा है कि डिस्ट्रिक्ट में भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता, स्टेट में भी नहीं होता, नेशनल में भी नहीं होता, तो वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि सिंपल सी बात है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करेगा, अपने उसको करेगा ही करेगा। ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी गुड्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पर ही बच्चे गलती कर सकते हैं कि जब वो तीनों से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये रियल आंसर है। बट एक बात का ध्यान रखना, अगर गुड्स की वैल्यू कितनी है? 15 लाख रुपए है, 1 करोड़ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 15 लाख शो कर रहे हैं, अब गुड्स की वैल्यू अगर 15 लाख है तो वो आगे जा ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, तो वो किसी आगे जा ही नहीं सकता, नेशनल, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकता। तो ये आंसर लिखा हुआ है, he cannot appeal to any other higher authority, only those matter which have been directly filed in the national commission and where the value of goods and services in question along with the compensation claim exceed 1 crore are appeal before supreme court. अगर हाँ 1 करोड़ से ऊपर है तो जा सकता है, वरना वो नहीं जा सकता। समझ आ गया बेटा? तो बेटा एक बार ना सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना, बिल्कुल सारे क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेना। अगर कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में उसको मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा, बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में पूछना। नेक्स्ट क्लास में मैं सेम टाइम को ही लूंगा,
मैं क्योंकि कुछ बच्चों का ना टाइमिंग क्लैश